स्टूडेंट्स मेरा हेलो स्टूडेंट्स, सिविल्स इजी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सर्वेश चतुर्वेदी और इस नए चैनल में मैं आपको एमपीपीएससी मेंस पेपर 4 की यूनिट फर्स्ट के बारे में पढ़ाऊँगा। जैसे कि आप जानते हैं कि 2024 में न्यू सिलेबस के हिसाब से कुछ चेंजेस हुए हैं सिलेबस में। तो उसमें एक ये नया टॉपिक जोड़ा गया है यूनिट फर्स्ट में, इंडिया सददर्शन जिसको कहते हैं इंडियाज़ सददर्शन, है ना, सददर्शन। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और ये जो है इंडिया सददर्शन, ये आपको आर्ट एंड कल्चर में भी मिलेगा, कला एवं संस्कृति में, आर्ट एंड कल्चर में ही मिलने वाला है। और ये आपको एमपीपीएससी जो प्रीलिम्स है उसमें भी ये यूनिट फर्स्ट में हिस्ट्री के टॉपिक में भी है। तो इस टॉपिक के माध्यम से आपका दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी, प्रीलिम्स और मेंस की भी। चलिए शुरू करते हैं। आपको ये बताना चाहूँगा जो सिलेबस है उसमें, मेंस का सिलेबस है उसमें अब चेंजेस किए गए हैं। 2 मार्क्स, 7 मार्क्स और 11 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और इन क्वेश्चनों की वर्ड लिमिट होगी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन की वर्ड लिमिट होगी 20 वर्ड्स और 7 मार्क्स की क्वेश्चन की वर्ड लिमिट होगी 60 वर्ड और 11 मार्क्स के क्वेश्चन की वर्ड लिमिट होगी 200 वर्ड्स। तो आपको इस हिसाब से मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। तो आप जब भी मेंस की प्रिपरेशन करें तो एक बार सिलेबस को गो थ्रू ज़रूर करें। तो चलिए, मैं इस चैनल में आपको लगभग मेंस का सारा सिलेबस कवर करवाऊँगा। मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप लोग के लिए पूरा सिलेबस कवर करवाऊँ जल्द से जल्द, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन हो और मैं भी आपको एक अच्छे तरीके से आप लोगों को सिलेबस में एज अ टीचर पढ़ा सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन सददर्शन के बारे में। तो देखिए, मैनी हिंदू इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस वेर क्लासिफाइड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड ऑफ ब्राह्मणिक सांस्कृतिक स्कॉलस्टिज्म इनटू 6 लिस्ट ऑफ 6 ऑर्थोडॉक्स। इसका मतलब होता है जो हमारी हिंदू ट्रेडिशन में मेडिवल टाइम में, हिंदू ट्रेडिशन को मेडिवल टाइम में 6 ऑर्थोडॉक्स में बांटा गया है। 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल में बांटा गया है और उसी को दर्शन कहते हैं ना, दर्शनास या दर्शंस, है ना। इसको ही 6 फिलॉसफी भी कहा गया है। 6 फिलॉसफी को भी सद दर्शन कहते हैं। 6 को सद और फिलॉसफीज को दर्शन, है ना। तो इसी को कहा गया सद दर्शन। कुल मिला के आपको ये समझना है इस पे कि जो हिंदू ट्रेडिशन है उसको मेडिवल पीरियड में 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल में बांटा गया है, जिसको 6 फिलॉसफी कहते हैं और उसी को सद दर्शन कहते हैं, है ना। यहाँ पे जो 6 ऑर्थोडॉक्स है इसको अस्तिका स्कूल भी कहा जाता है। ये आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है पीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है ना। और ये जितने भी सददर्शन हैं ये टेस्टिमनी ऑफ द वेदास एक्सेप्ट करते हैं, मतलब ये वेदास का प्रमाण देते हैं, है ना, कि ये जो टेक्स्ट है इसके हिसाब से वेदा को ये मानते हैं। आप ये कह सकते हैं टेस्टिमनी, है ना, ये वेदास को मानते हैं, ये जो सददर्शन है। चलिए बात करते हैं आगे। और आगे अपन बात करेंगे कि कितनी फ़िलॉसफीज़ होती है। तो इनको 6 फिलॉसफी में बांटा गया है। 6 फिलॉसफीज़ अपन पहले बात किए थे कि इनको 6 फिलॉसफीज़ या 6 स्कूल्स, है ना, दर्शनाज में बांटा गया है। पहला है सामाख्या,
सामाख्या, है ना, सामाख्या या संख्या, संख्या जो भी पढ़ना हो, संख्या आप ये याद रखिएगा, है ना। तो इसमें आपको इसके बारे में मैं बताऊंगा ये क्या है। ये इट इज़ कंसीडर्ड एज ओल्डेस्ट फिलोसफिकल ट्रेडिशन, ये सबसे ज़्यादा पुराना फिलोसफिकल ट्रेडिशन है सामाख्या, है ना। और इसके जो फाउंडर रहे हैं वो रहे हैं सेज कपिला, है ना। इसके फाउंडर जो रहे हैं वो रहे हैं सेज कपिला। ये भी क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछ सकता है ना। तो ये आप लोगों को याद रखने की चीज़ है। फिर आता है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, फिर आता है इट propounds दैट द यूनिवर्स एज कंसिस्टिंग ऑफ टू इंडिपेंडेंट रियलिटीज, पुरुष कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस एंड प्राकृति मैटर विच अटेम्प्ट्स टू डेवलप मेटाफिजिक्स बेस्ड ऑन ड्यूअलिटी। मतलब इसका मतलब हुआ कि इन्होंने कहा है कि जो अपना यूनिवर्स है, यूनिवर्स मतलब समझते हैं, ये यूनिवर्स जो है अपना वो दो इंडिपेंडेंट चीज़ों से बना है। पहला है पौरुष कॉन्शियसनेस, ब्रैकेट में उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। कॉन्शियसनेस मतलब होता है समझ, चेतना, समझ कह लीजिए या फिर चेतना कह लीजिए, या फिर हाँ, दो चीज़ सही है आप लोग के लिए, समझ या फिर चेतना। और प्राकृति, प्राकृति मतलब मैटर, मैटर जो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज मैटर। मतलब कुछ भी चीज़ जो अपने एनवायरनमेंट में कुछ स्पेस घेरती है उसको मैटर कहते हैं, है ना। ये हाँ, तो ऐसा है, इन्होंने ये बताया है सेज कपिला ने कि जो अपनी यूनिवर्स है वो दो चीज़ों से बनी है ना। एक पौरुष और एक प्राकृति। पौरुष मतलब कॉन्शियसनेस, समझ, और प्राकृति मतलब मैटर। मैटर क्या होता है, जो कोई स्पेस को जो स्पेस में जो इन्वायरमेंट में स्पेस को ले घेरे उसको मैटर कहते हैं। मतलब अपना यूनिवर्स दो चीज़ से बना है, पौरुष और प्राकृति। ये दोनों मिलके बनाते हैं मेटाफिजिक्स। क्यों बनाते हैं, इन दोनों का जो नेचर है, डुअल नेचर इन दोनों के, इनका पौरुष का और प्राकृति का, इनके नेचर के कारण ये मेटाफिजिक्स बनाते हैं। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है आध्यात्म विज्ञान। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है आध्यात्म, आध्यात्म विज्ञान, है ना। आध्यात्म विज्ञान मतलब जो यूनिवर्स है वो दो चीज़ से बना है, पौरुष और प्राकृति। ये दोनों मिलके अपने नेचर के कारण, डुअल नेचर मतलब अपने जो दोनों के नेचर के कारण ये मेटाफिजिक्स को बनाते हैं। मेटाफिजिक्स मतलब होता है आत्म विज्ञान, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सामाख्या। सामाख्या posits the existence of infinite number of similar but separate पुरुष none superior to each other। सामाख्या जो है स्कूल, इसमें माना जाता है कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिमिलर बट सेपरेट पुरुष है। मतलब इसमें बहुत सारे एक जैसे बट अलग पौरुष हैं। पौरुष मतलब वही कॉन्शियसनेस, समझ, मगर ये एक दूसरे से सुपीरियर नहीं है, मतलब ये एक दूसरे से ऊपर नहीं है ना, ऐसा समझिए, है ना। मतलब अपनी ये जो सामाख्या है ये बताता है कि जो पौरुष है वो इनफाइनाइट नंबर में है, अनगिनत नंबर में है, जो सिमिलर है बट ये सेपरेट पौरुष है ना। सिमिलर तो है एक दूसरे से समांतर, बट ये सेपरेट है अपने यूनिवर्स में, ये बताता है। और सुपीरियर नहीं है, एक दूसरे से अच्छे नहीं है, ये कहिए बढ़ के नहीं है। और फिर है अद्वैत वेदांता डेराइव्स इट्स बेस फ्रॉम दिस स्कूल। मतलब अद्वैत वेदांता क्या होता है, अद्वैत वेदांता, अद्वैत वेदांता, अद्वैत वेदांता भी
एक ये कह लीजिए कि अद्वैत वेदांता एक ब्रांच ऑफ वेदांत है, ब्रांच ऑफ वेदांत है जिसमें हमें अच्छा जीवन जीने की कला और अपने विकास के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, अपने विकास में अच्छा करने के लिए अपन को रास्ता बताता है। वही मतलब अपन को कैसे अच्छा जीवन जीना है और अपना डेवलपमेंट, अपना विकास कितना अच्छा करना है, उसका रास्ता अद्वैत वेदांता बताता है। तो इसमें ये लिखा है कि जो अद्वैत वेदांता है, इन्होंने अपना बेस लिया है इस स्कूल से, सामाख्या स्कूल से। बेस का मतलब होता है विचार, है ना। इन्होंने अपना विचार जो है वो इस स्कूल से लिया है अद्वैत वेदांता ने। अद्वैत वेदांता क्या है? ये एक ब्रांच है वेदांत की, है ना, जिसमें अपन को अच्छा जीना और अपने डेवलपमेंट को, जीवन में ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए एक अच्छा रास्ता बताता है। ठीक है ना। ये हो गया पहला स्कूल, है ना। अब आते हैं सेकंड स्कूल के ऊपर। तो सेकंड स्कूल है योग, है ना। सेकंड स्कूल माना जाता है योग। तो योग की बात करें तो आप जानते होंगे रामदेव भी पतंजलि के नाम से अपना खोले हैं। ये पतंजलि ऋषि है। तो जो सेज पतंजलि हैं वो योगा के फाउंडर हैं, है ना। योग या योगा के फाउंडर हैं। ये क्लोजली रिलेटेड टू सामाख्या स्कूल ऑफ हिंदुइज्म। ये भी रिलेटेड है, जो अपन ने सामाख्या स्कूल पढ़ा है ऊपर, उससे ये रिलेटेड ही हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देखना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं अपन। हम्म, 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 हम्म। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है योग का? इसका ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ योग इज़ टू बेटर वन सेल्फ फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। योग का ऑब्जेक्टिव है, मतलब योग का ये कह लीजिए ऑब्जेक्टिव मतलब होता है, मतलब योग से आप क्या कर सकते हैं, मेन इसका ऑब्जेक्टिव है। अब तो योग से अपन अपने आप को बेटर कर सकते हैं फिज़िकली। फिज़िकली मतलब शरीर, शरीर से। मेंटली मतलब मन से। और स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअली का मतलब होता है आध्यात्मिकली, अध्यात्म से अपन अपने आप को, अपने मन को, अपने शरीर को बेटर कर सकते हैं योग से, है ना। अपने आप को बेटर करना फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली, ये योग का ऑब्जेक्टिव है ना। ये समझ लीजिए योगा से अपन अपने आप को बेटर कर सकते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो, है ना। स्पिरिचुअली का मतलब होता है आध्यात्मिक रूप से, है ना। और जो योग सूत्र ऑफ पतंजलि इज़ अ की टेक्स्ट ऑफ योग स्कूल ऑफ हिंदू। तो इसमें ये कहा गया है जो योग स्कूल ऑफ हिंदुइज्म है वो भी पतंजलि के सूत्र को एक तरह से अपनाया है। पतंजलि के योग सूत्र ऑफ पतंजलि को अपनाया है ना। ये कह सकते हैं इज़ अ की टेक्स्ट ऑफ योग स्कूल ऑफ हिंदुइज्म। मतलब ये जो योग स्कूल है हिंदुइज्म का, वो योग सूत्र ऑफ पतंजलि को अपनाया है ना। आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा मेंस में। मेंस में क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है योग के बारे में और सामाख्या के बारे में, या फिर ये दोनों पूछ सकता है 7 मार्क्स में। और 11 मार्क्स में पूछेगा तो ये पूरे 6 स्कूल भी पूछ सकता है या 5 स्कूल पूछ सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है, इट इज़ बिलीव दैट प्रैक्टिसिंग अष्टांग योग विल लीड टू लिबरेशन। योग में बताया गया है कि ये जो अष्टांग योग है उससे अपन लिबरेशन की वो प्राप्त कर सकते हैं। लिबरेशन मतलब किसी चीज़ से हट जाना, है ना। जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उस चीज़ से हटना हो तो आप अष्टांग योग कर सकते हैं। अष्टांग योग को कहा जाता है कि ये जो योग होता है वो 8 लिम्स पाथ है टुवर्ड्स अचीविंग योगा, है ना। ये अष्टांग योग है 8 लिम्स पाथ, है ना। 8 लिम्स पाथ, है ना। 8 लिम्स पाथ
टुवर्ड्स अचीविंग योगा, है ना। मतलब आपको अगर योग को अचीव करना है तो ये अष्टांग योग को कहा गया है 8 लिम्स पाथ। ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है, अष्टांग योग को क्या कहा गया है, 8 लिम्स पाथ, है ना। ये आप याद रखिएगा। फिर क्या है योग के बारे में, फिर है बट द मोर इम्पोर्टेंट एडिशन टू संख्य वॉज प्रैक्टिस ऑफ योगा, द सेसेशन ऑफ ऑल मेंटल फंक्शन, द करेक्ट ऑफ। हाँ, इसमें कहा गया है जो ये संख्य है ये भी एक योगा का टाइप होता है। ये योगा की प्रैक्टिस है जिसमें सेसेशन ऑफ ऑल मेंटल फंक्शन। सेसेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को एंड करना, मतलब मेंटल फंक्शन मतलब होता है जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो उसको स्ट्रेस एंजाइटी को अगर अपन को ख़त्म करना है तो अपन को सांख्य योग करना पड़ेगा, है ना। फिर दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन, फिर आगे आता है कि द करेक्ट प्रैक्टिस ऑफ योगा इंक्लूडेड। जब योगा करे तो करेक्ट प्रैक्टिस कैसी है ना, कैसी होती है, उसको कैसे करना चाहिए वो दिया हुआ है। इसमें 8 थिंग्स दी हुई है ना, 8 थिंग्स। एक एक से अपन डिस्कस करते हैं इसको। व्हाट आर दीज 8 थिंग्स। पहला है यम, मतलब आप जब योगा करें तो ये 8 थिंग्स होनी चाहिए, इंक्लूडेड है योगा में, है ना। तो पहली है यम। यम का मतलब होता है रीस्ट्रेंट फ्रॉम वायलेंस, लाइंग, थेफ्ट और एवेराइस। यम का मतलब होता है वायलेंस, अहिंसा से दूर रहे, हिंसा से दूर रहें, झूठ बोलने से दूर रहें, चोरी से दूर रहें, थेफ्ट का मतलब। और एवराइस मतलब होता है लोभ, लोभ से भी दूर रहें, है ना। फिर दूसरा आता है थिंग, योग की नियम, नियम, है ना। ये आपको याद रखने वाला। पहला है यम, दूसरा है नियम। नियम में क्या होता है, बिल्डिंग गुड हैबिट्स लाइक कंटेंटमेंट, प्योरिटी, वैदिक स्टडी एंड मेडिटेशन ऑन गॉड। नियम का मतलब होता है एक अच्छी आदत को स्वीकारना। जैसे कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, जैसे आपने खाना खाया, ठीक है ना, तो आपको सेटिस्फाई हो जाना कि हाँ आपका पेट भर गया। या फिर कुछ लोग ऐसे करते हैं, ग्रेटिट्यूड की भावना होती है कि हे भगवान मुझे आपकी कृपा से आज खाने को मिला, ये एक ग्रेटिट्यूड होता है। ये भी एक सेटिस्फेक्शन का एक टाइप होता है, तो वो आदमी को होना चाहिए, मतलब सेटिस्फाई होना चाहिए कि हमने खाया, हमारा पेट भरा। दूसरा होता है प्योरिटी, आपकी जो सोल है उसमें प्योरिटी होना चाहिए, कोई छलावा नहीं होना चाहिए, सोल में कोई दुश्मनी भाव, छलावा, कपट नहीं होनी चाहिए। तीसरा वैदिक स्टडी, आप वेद को पढ़ते हो। चौथा मेडिटेशन ऑन गॉड, आपको मेडिटेशन ऑफ गॉड भी आना चाहिए। तीसरा आता है, तीसरी थिंग आती है, जस्ट अ मिनट, तीसरी थिंग आती है प्रतिहारा। तीसरी थिंग आती है प्रति प्रत्यहारा। प्रत्यहारा मतलब होता है चूजिंग एंड ऑब्जेक्ट। प्रतिहारा मतलब कोई ऑब्जेक्ट को अपने मन में चूज़ कर लेना, है ना। चूजिंग एंड ऑब्जेक्ट, जैसे आप देखोगे आपको मेडिटेशन में कहा जाता है आप एक नाम को अपने मन के अंदर सेलेक्ट कर लीजिए, उसी पे फोकस करिए, वो होता है कोई ऑब्जेक्ट को देखना, प्रतिहारा। फिर आता है आसन। आसन का मतलब इन्होंने बताया है गुड पोस्चर, है ना, गुड पोस्चर में बैठ जाना, वो होता है आसन। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब होता है ब्रीथ कंट्रोल। आप देखे होंगे स्वामी रामदेव करते हैं, गहरी सांस खींचते हैं फिर छोड़ते हैं, उसको कहते हैं प्राणायाम, ब्रीथ कंट्रोल, है ना। फिर आता है धरण। धरण धरण होता है फोकस्ड अटेंशन ऑन एन ऑब्जेक्ट। जो आपने ये जो प्रतिहारा में ऑब्जेक्ट लिया था उस पे आपको फोकस करने को धारण कहते हैं, धारण, धारण। फिर आता है ध्यान। फिर आता है ध्यान। ध्यान तो आप पता है, ध्यान ऋषि भी लगाते थे, वो होता है मेडिटेशन। फिर आती समाधि। समाधि का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन सो डीप दैट सेल्फ अवेयरनेस इज लॉस्ट। मतलब
इतना अच्छा कंसंट्रेशन कि आपको खुद का ही नहीं पता है, सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है कि आप कहाँ हैं, है ना। पूरी तरीके से डूब जाना जिसको कहते हैं, वो होती है समाधि। जैसे आप बुद्ध को देखे होंगे, भगवान बुद्ध को, भगवान महावीर को देखे होंगे आप फोटोज़ में, वैसे टाइप की। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू योगा, सक्सेस इन द प्रैक्टिस ऑफ योगा लीड टू अ फुल रियलाइजेशन ऑफ गल्फ बिटवीन पौरुष एंड प्राकृति एंड देयरफॉर लिबरलाइजेशन फ्रॉम सफरिंग। ये इसमें कहा गया है कि योग की सक्सेसफुल प्रैक्टिस से अपन पौरुष और प्रकृति के बीच जो रियलाइजेशन कर सकते हैं कि समझ, पौरुष मतलब समझ, मैटर मतलब प्रकृति बीच अपन सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं ना, अपनी समझ डेवलप कर सकते हैं ना, और लिबरेट हो सकते हैं। ये जो सफरिंग है आज की दुनिया में, दुख, कष्ट, एंजाइटी, उससे दूर हो सकते हैं योगा के द्वारा, है ना। ये योगा स्कूल बता रहे हैं। फिर तीसरा स्कूल आता है न्याय, है ना। तीसरा स्कूल आता है न्याय, है ना। ये थर्ड स्कूल है। न्याय आप जानते होंगे, सुनने से ही लग रहा है, न्याय मतलब होता है जजमेंट। जैसे आप देखे होंगे कोर्टों में क्या दिया जाता है आपको, न्याय दिया जाता है। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, लोअर कोर्ट जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ आपको न्याय दिया जाता है। जब आप किसी चीज़ से परेशान होते हैं, आपकी कोई सुनवाई नहीं होती, तो आप कोर्ट के दरवाजे को खटखटाते हैं, आप फाइल करते हैं केस, तो उसमें आपको न्याय मिलता है। तो वही है न्याय, मीन्स जस्टिस, रूल्स, मेथड ऑफ जजमेंट, है ना। जो आपको जज देते हैं उसी टाइप का न्याय होता है, जजमेंट। अब इसके फाउंडर कौन रहे हैं इस स्कूल के, वो रहे हैं सेज गौतम, है ना। सेज गौतम जो है इस स्कूल के फाउंडर रहे हैं विथ हिज न्याय सूत्र। अपने ये न्याय सूत्र के साथ इसके फाउंडर है, मतलब इन्होंने न्याय सूत्र भी निकाला था, है ना। और फिर आगे आते हैं, इट अप्रोचेस फिलोसफिकल क्वेश्चन इन अ साइंटिफिक एंड रेशनल अप्रोच। इन्होंने फिलोसफिकल क्वेश्चन मतलब जो दार्शनिक जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, वो एक साइंटिफिक वे में अप्रोच किया था, बताया था। साइंटिफिक कह लीजिए, साइंटिफिक मतलब साइंस से जुड़ा, साइंस को लेते हुए एक अच्छे तरीके से। और रेशनल अप्रोच मतलब होती है समझदार तरीके से इन्होंने फिलोसफिकल क्वेश्चन को बताया है ना। फिर आगे चलते हैं अपन। अकॉर्डिंग टू न्याय देयर वर 4 वैलिड सोर्सेज ऑफ नॉलेज। इनके हिसाब से 4 वैलिड सोर्स है नॉलेज के, है ना। सोर्स मतलब होता है, सोर्स को कह लीजिए साधन है ना। नॉलेज के 4 साधन इनके हिसाब से। पहला है परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टिमनी। परसेप्शन मतलब होता है समझ या समझना। इन्फेरेंस मतलब होता है, इन्फेरेंस का मतलब होता है अनुमान लगाना। कंपैरिजन का मतलब आप जानते हैं कि एक चीज़ से दूसरी क्वांटिटी को कंपेयर करना। टेस्टिमनी का मतलब होता है प्रमाण, है ना। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इन न्याय के हिसाब से 4 वैलिड सोर्स है नॉलेज के। परसेप्शन समझ, इन्फेरेंस का मतलब होता है अनुमान, कंपैरिजन और टेस्टिमनी मतलब प्रमाण। फिर आगे आते हैं, इन्होंने क्या कहा है न्याय में। फिर उन्होंने कहा है 4 सोर्स ऑफ इनवैलिड नॉलेज। अभी इन्होंने नॉलेज के 4 सोर्स बताए, साधन। अब इनवैलिड नॉलेज क्या है इनके हिसाब से, उनका सोर्स क्या है, वो होता है मेमोरी डाउट, एरर एंड हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट्स। मतलब अगर आपकी मेमोरी में कोई डाउट है, मतलब सीधी बात है, डाउट का मतलब होता है कंफ्यूजन हो रहा है कि कोई चीज़ करूं कि ना करूं, है ना। प्रिपरेशन करूं कि ना करूं एमपीपीएससी की, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसको कहते हैं डाउट सिचुएशन। ये इनके हिसाब से इनवैलिड नॉलेज है ना। दूसरा है एरर मतलब कहते हैं गलती, जिसको कहते हैं ना, गलती है इनके हिसाब से दूसरी चीज़, इनवैलिड नॉलेज।
तीसरी है हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट। हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट मतलब काल्पनिक जो आर्गुमेंट है, कल्पना कर रहे हैं, जैसे इफ़ देयर वॉज नो फायर देयर कुड बी स्मोक, बट देयर इज स्मोक सो देयर मस्ट बी फायर। मतलब अगर इसमें कहा गया अगर यहाँ पे फायर नहीं है, कहीं पे फायर नहीं है, तो अगर आग नहीं है तो धुआं भी नहीं होगा, और अगर स्मोक है तो फायर होगा। ये कल्पना की जा रही है, ये कोई रियलिटी नहीं है, ये हाइपोथेटिकल रियलिटी है कि अगर आग लगी है तो धुआं होगा, और धुआं है तो आग लगी होगी। तो ये सब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये सब न्याय के हिसाब से इनवैलिड नॉलेज है, मतलब वो नॉलेज इनको पूरा नहीं माना जाता है, इनवैलिड है वो, है ना। चार चीज़ें हैं, याद रखिए। मेमोरी डाउट, एरर। मेमोरी डाउट मतलब मन का जो डाउट होता है, मन में जो असमंजस स्थिति है। एरर, एरर मतलब गलती। और नहीं, मेमोरी इसमें कहा गया, सॉरी सॉरी से मेमोरी डाउट नहीं, मेमोरी डाउट ठीक है। फिर एरर, और तीसरा है हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट। हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट बता दिया कि कल्पना करना कोई चीज़ के बारे में, वो। फिर ये स्कूल क्या कहता है, दिस स्कूल बिलीव्स attaining knowledge through the five senses is sole way of attaining liberation from the cycle of birth and death। ये स्कूल कह रहा है अगर आपको नॉलेज को अटेन करना है तो आप फाइव सेंसेस से अटेन कर सकते हैं। फाइव सेंसेस कौन सी, जैसे आप जानते हैं, ईयर है उससे आप सुनते हैं, आई है उससे आप देखते हैं, नोज़ है उससे आप स्मेल करते हैं, टंग है उससे आप टेस्ट करते हैं, हाथ है आपका टच करते हैं, आपकी फाइव सेंस होती है ना। आई, ईयर, नोज़, टंग और हैंड। तो ये फाइव सेंसेस से आप लिबरेट हो सकते हैं। कौन सी साइकिल से, बर्थ और डेथ की, मतलब जीवन और मरण की साइकिल से अगर लिबरेट होना है तो आप फाइव सेंसेस के द्वारा हो सकते हैं ना। फाइव सेंसेस क्या है, आँख, आई आपकी जिससे आप देखते हैं, नोज़ जो आप स्मेल करते हैं, टंग जिससे आप टेस्ट करते हैं, हाथ जिससे आप टच करते हैं, और ईयर जिससे आप सुनते हैं। ये फाइव हो गए। तो फ्रेंड्स ये थे आपके तीन स्कूल, है ना, सामाख्या, योग और न्याय। अब तीन स्कूल मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जैसा भी हो, आपको जो भी डाउट हो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको और क्या चाहिए प्रिपरेशन में, या फिर कोई भी डाउट हो आपको, मैं आपका एक बड़े भाई होने के नाते, एक टीचर होने के नाते आपको बिल्कुल गाइड कर दूंगा, है ना। मैं आपकी पूरी MPPSC प्रिपरेशन के लिए तत्पर हूँ। मेरे से जितना होगा मैं इसको कवर कराऊंगा सिलेबस को, और मैं फुल एफर्ट दूंगा कि आपको मेरी तरफ से फ्री रिसोर्सेस मिले, फ्री तैयारी मिले, और आप कहीं, आपको कहीं परेशान होकर दूसरे सिटी में ना जाना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, गुड लक, टेक केयर, जय हिंद।